हूं आपके साथ पूजा खेल, चाहे कोई भी हो, देंगे पूरी अपडेट हमारे शो स्पोर्ट्स फाइल में। एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली ज्ञानेश्वरी यादव ने सोमवार को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। ज्ञानेश्वरी ने स्नैच में 88 किलो और क्लीन एंड जर्क में 111 किलो वजन उठाया, जिससे उनका कुल वजन 199 किलो हो गया। नाइजीरिया की उनोमे ने कुल 206 किलो यानी 93 किलो स्नैच और 113 किलो क्लीन एंड जर्क वजन उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। कनाडा की रेबेका ने कुल 178 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। तो राजनांदगांव की बेटी ने इतिहास रचा। ये मेडल जीतने के बाद बता दें, कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल ज्ञानेश्वरी ने अपने नाम किया। अपने संघर्ष को बड़ी उपलब्धि में उन्होंने बदला। उनका ये मेडल 53 किलोग्राम वर्ग में आया। 199 किलो वजन उन्होंने उठाया था। 2022 से बता दें लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच में पदक जीतती आ रही हैं ये। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ये मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है और मेरा मोटिव यही था कि मैं अपना पर्सनल बेस्ट करूं और मैंने वही किया, अपना पर्सनल बेस्ट यहाँ पे किया। और मैंने ट्राई किया था कि मैं गोल्ड लेके आऊँ इंडिया के लिए, पर आगे कॉम्पिटिटर भी बहुत ज़्यादा टफ था, पर मैंने अपना पर्सनल बेस्ट करके सिल्वर मेडल लिया। मैं इसमें बहुत खुश हूँ। क्या तैयारियाँ रही हैं और क्या कुछ चल रहा था दिमाग में? तैयारियां तो बहुत अच्छी थी। हम 1 मंथ के लिए बर्मिंघम में ट्रेनिंग कर रहे थे और वहाँ से ही तैयारियां बहुत अच्छी थी और उसका रिजल्ट आज यहाँ आया। ज्ञानेश्वरी, आप पहले 49 kg में खेलती थी और आपने बहुत बारी बोला कि मीराबाई आपकी इंस्पिरेशन थी, तो अब इधर आकर के उनके साथ में कम्पीट करके और अब मेडल लेकर के कैसा लग रहा है? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कल जैसे कि मेरा दीदी ने गोल्ड मेडल लिया तो अंदर से एक अलग सा ही जोश आया मेरे अंदर कि दीदी 48 में रह के इतना अच्छा कम्पीट करके गोल्ड मेडल इंडिया को दे सकती है, तो मैं क्यों नहीं। तो साथ में कोचेस का सपोर्ट और सबका प्यार मेरे साथ में था और मैंने आज सिल्वर मेडल लिया। मैं बहुत खुश हूँ। और मीरा ने बताया कि मैं 3 दिन से खाना नहीं खाया था। आपने भी कुछ ऐसी फास्टिंग रखी? नहीं सर, मैंने कैटेगरी चेंज किया है तो मेरा बॉडी वेट जो है वो ठीक रहता है। मेरा 51-52 मैनेजेबल रहता है। एशियन गेम्स में आपका कौन सा? सर, एशियन गेम्स में मैंने सोचा है कि अपना पर्सनल बेस्ट करके पोडियम फिनिश करने का। 53 सर। ये मैं मेडल जो है अपने पेरेंट्स को, अपने कोचेस को, सपोर्टिंग स्टाफ को, अपने इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन को, सबका साथ मेरे साथ था, तब जाके मुझे ये मेडल मिल पाया और ये अपॉर्चुनिटी मिल पाई है, तो सबको थैंक यू। टॉप ने और साई ने कितना सपोर्ट किया आप लोगों के लिए? एथलीट के पीछे कितना इम्पोर्टेंट रोल? जी, साई और टॉप्स ने मतलब मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं NCOI वेटलिफ्टिंग कैंप उधर में ट्रेनिंग करती हूँ पटियाला में, और वहाँ से ट्रेनिंग करके फिर वहाँ पे डाइट से लेके सब कुछ मुझे वहाँ अरेंज होता है, तो बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है सबका। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव की तारीफ की है। पीएम ने एक्स पर पोस्ट में कहा, राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो 2026 में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई। उन्होंने आगे कहा, ये कामयाबी इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने इस प्रतियोगिता में अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। उम्मीद है कि उनकी कामयाबी भारत के युवाओं को प्रेरित करेगी। आगे के सफर में उनकी और कामयाबी की कामना करता हूं।
राष्ट्रमंडल खेल में ही बीते सोमवार को महिलाओं के 58 किलोग्राम भारोत्तोलन प्रतिस्पर्धा में भारत की इंदारानी देवी ने जबरदस्त संघर्ष किया, लेकिन क्लीन एंड जर्क के 2 असफल प्रयासों के कारण उन्हें कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा, जबकि नाइजीरिया की राफियात ने रिकॉर्ड तोड़ स्वर्ण पदक जीता। साल 2022 के बर्मिंघम गेम्स में 55 किलोग्राम श्रेणी में रजत पदक जीतने वाली इंदारानी ने कुल 199 किलोग्राम, 87 किलोग्राम स्नैच और 112 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क वजन उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। हालांकि भारतीय खिलाड़ी और शीर्ष 2 भारोत्तोलक के बीच का अंतर काफी बड़ा था। मुकाबले में स्वर्ण पदक जीतने वाली लावल का प्रदर्शन सबसे अलग और शानदार रहा। उन्होंने स्नैच में 103 किलोग्राम के राष्ट्रमंडल और गेम्स रिकॉर्ड के साथ नए रिकॉर्ड बनाए और फिर क्लीन एंड जर्क में 126 किलोग्राम का एक और गेम्स रिकॉर्ड बनाते हुए कुल 229 किलोग्राम का जबरदस्त स्कोर हासिल किया। अभी ये मेरा सेकेंड कॉमनवेल्थ गेम्स है, इसमें भी मैंने मेडल लिया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और आने वाला एशियन गेम्स में भी मैं मेडल लेने के लिए कोशिश करूँ। जितने सपोर्ट मिल रहा है वेरियस टीम्स में, टॉप टीम्स है, 10 मीटर इंडिया की उनका तो ऐसा कोई नीचे बेनिफिट नहीं है। सॉरी, अभी तक तो मैं कुछ स्पॉन्सर नहीं है। आप इंडियन टीम के लिए 5 वेट लिफ्टिंग इवेंट में 5वां मेडल है, तो थोड़ा सा अगर आप कोच के बारे में बता सकते हैं, टीम लीडरशिप के बारे में। हमने अभी 1 मंथ के पहले हमने बर्मिंघम में हमने 1 मंथ के लिए कैंप लगाया। हमारा फेडरेशन और फेडरेशन ने हमारे लिए मेडल लेने के लिए बहुत सपोर्ट किया है और हमारा कोच लोग ने भी ट्रेनिंग से खाना पीना सब कुछ ध्यान रखी, हम ये इधर तक पहुँच गए। जिससे आपका वेट कैटेगरी जो है 55, 53, 58, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताना चाहोगे कि कैसे और कैसे आपने इतना वेरी वेट्स रखे हैं? मैंने मेरा लास्ट गुजरात नेशनल गेम्स में मेरा 55 क्लास हो गया। पहले 55 कैटेगरी ओलंपिक में नहीं है, इसके लिए मैंने 58 में चेंज किया। उसके बाद 55 भी अभी ओलंपिक में आ गए, मैंने तुरंत चेंज करके। अभी मैं कोशिश कर लूँगी एशियन गेम्स तक 58 में खेलूँगी, उसके बाद 53 में खेल के ओलंपिक में भी मैं तैयार करूँगी। 53 में तो मीराबाई भी आने का सोच रही है। फिर भी मुझे भी आपका नेचुरल वेट कितना है, किसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो? अभी भी मेरा वेट 55 है। ये मेडल आप किसको डेडिकेट करना चाहोगे? मेडल तो मेरा फैमिली है, फैमिली तो पहले है, सब कुछ उसने अभी तक बहुत सपोर्ट किया है। मेरा मम्मा पापा भाई भैया और मेरा दीदी, मेरा बहन और सब, और कोच, और मेन तो कोच है। मैं कर लूँगी। आज बात हुई थी उनसे? पेरेंट्स, हाँ जी हाँ जी, वो लोग तो पूरा कल से पूजा करके, मतलब पहले तो 55 में तो इतना टेंशन नहीं है, अभी 58 में आ गई तो और ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा इसके लिए। भारतीय पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला शॉटपुट F57 प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। शर्मिला ने बीते सोमवार को 9.81 मीटर का अपने सत्र का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए स्वर्ण पदक जीता। F57 वर्गीकरण उन एथलीट्स के लिए है जिनके पैरों में कोई कमी या विकार है या जिनकी मांसपेशियों की ताकत कम है। पूर्व विश्व युवा चैंपियन और जूनियर चैंपियन साक्षी चौधरी ने मुक्केबाजी के 51 किलोग्राम वर्ग के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बोत्सवाना की लेथाबो को 5-0 से हरा दिया। बुधवार को क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला अब नॉर्दर्न आयरलैंड की
कैटलीन फायर से होगा। 25 साल की साक्षी ने सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए 54 किलोग्राम कैटेगरी से नीचे आकर राष्ट्रमंडल खेल में अपना डेब्यू किया। इस ट्रायल में उन्होंने निखत जरीन और मीनाक्षी हुड्डा जैसी बेहतरीन भारतीय खिलाड़ियों को हराया। वो अब अपने पहले राष्ट्रमंडल खेल के पदक से बस एक जीत दूर है। तो बता दें, लगातार अच्छा प्रदर्शन हो रहा है मुक्केबाजी में और साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम वर्ग में ये जीत हासिल की है। बुधवार को उनका क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने इस जीत के साथ प्रवेश कर लिया है और मेडल से बस अब एक जीत की दूरी है। पूर्व विश्व युवा चैंपियन सचिन सिवाच सोमवार को राष्ट्रमंडल खेलों की पुरुषों की 60 किलोग्राम मुक्केबाजी स्पर्धा के राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड के विलियम हैविट को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। सचिन ने हैविट को 4-1 से हराया। 26 साल के भारतीय खिलाड़ी ने इंग्लैंड के मुक्केबाज के खिलाफ धैर्य बरकरार रखते हुए जीत दर्ज की। 5 जज में से 4 ने भारतीय मुक्केबाज के पक्ष में फैसला दिया। जज 1, 2, 3 और 5 ने सचिन को 29-27 से विजेता घोषित किया, जबकि जज 4 ने हैविट को 29-27 का स्कोर दिया। सचिन ने तीनों राउंड में लगातार स्कोरिंग करते हुए मुकाबले में दबदबा बनाया। उन्होंने 4 जज के स्कोर पर शुरुआती 2 राउंड जीते और फिर एक जज के हैविट के पक्ष में स्कोर करने के बावजूद जीत हासिल की। भारतीय खिलाड़ी ने आखिरी राउंड में एक अंक कटने के बावजूद जीत पक्की कर ली। इस जीत से सचिन राष्ट्रमंडल खेलों में पदक से अब एक ही जीत दूर है। उनका अगला मुकाबला क्वार्टर फाइनल में बोत्सवाना के फ्रेजर मोरैमी से होगा। मोरैमी ने अंतिम 16 के मुकाबले में लेसोथो को हराया था। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में सोमवार को ही भारत के युवा मुक्केबाज अंकुश ने पुरुषों के 80 किलो वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अंकुश ने एंटीगा एवं बारबुडा के यान जलान के खिलाफ राउंड ऑफ 16 का मुकाबला एक तरफा अंदाज में 5-0 से जीता। 5 जजों ने सर्वसम्मति से उन्हें विजेता घोषित किया, जिससे वे अंतिम 8 दौर में पहुंच गए। हरियाणा का 20 साल का यह मुक्केबाज राष्ट्रमंडल खेलों में अपना पहला पदक जीतने से अब बस एक जीत दूर है। ऊंची कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले सर्वेश कुशारे ने राष्ट्रमंडल खेल में इतिहास रचते हुए सोमवार पुरुषों की ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय वो बन गए हैं। उन्होंने 2.25 मीटर की ऊंचाई पार करके रजत जीता, जबकि जमैका के रोमैन बैकफोर्ड ने स्वर्ण पदक हासिल किया। आप देख रहे हैं वर्ल्ड अपडेट, जहां हम करवाएंगे आपको विदेशी हलचल से अपडेट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत दोस्ताना माहौल में चल रही है और उन्हें उम्मीद है कि इस बार कोई रास्ता निकल ही जाएगा। हालांकि ट्रंप ने साफ कर दिया कि अगर बातचीत नाकाम रही तो अमेरिका एक बार फिर ईरान पर हवाई हमले शुरू कर सकता है। करीब 2 हफ्ते तक लगातार हमलों के बाद पिछले 3 दिनों से दोनों देशों के बीच कोई नया हमला नहीं हुआ है। ट्रंप के मुताबिक मध्यस्थ देशों के कहने पर बातचीत को एक और मौका देने के लिए अमेरिका ने हमले रोके हैं। हालांकि ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत होने की खबरों को खारिज किया है। देखिए रिपोर्ट। Their whole shoreline is wiped out. The strait is in very good shape. And we're talking right now. You know, they wanted to talk. Their people said, please don't drop, don't shoot last night, the night before, 2 nights.
don't do it. You know, we're having good talks. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि ईरान के साथ दोस्ताना माहौल में बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार कोई रास्ता निकल जाएगा, लेकिन अगर बातचीत बेनतीजा रही तो अमेरिका फिर से ईरान पर हवाई हमले शुरू करेगा। बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, अभी बातचीत चल रही है, मुझे लगता है कि अच्छे नतीजे की संभावना है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो अमेरिका फिर वही करेगा जो पहले कर रहा था। करीब 2 हफ्ते तक लगातार हमले होने के बाद पिछले 3 दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच कोई हमला नहीं हुआ है। ट्रंप के मुताबिक मध्यस्थ देशों के कहने पर अमेरिका ने हमले रोके ताकि बातचीत को एक मौका दिया जा सके। ईरान ने भी फिलहाल जवाबी हमले नहीं किए हैं। पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट्स। इराक में गैस फील्ड पर हमला, अमेरिकी ड्रोन गिराने का भी दावा। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि उत्तरी इराक के सबसे बड़े कॉरमोर गैस फील्ड पर हमला हुआ है। वहीं एरबिल के पास 4 संदिग्ध ईरानी ड्रोन गिरने और पश्चिमी इराक में एक अमेरिकी ड्रोन मार गिराने का भी दावा किया गया है। नेतन्याहू बोले, ट्रंप से मुलाकात में ईरान होगा सबसे बड़ा मुद्दा। वॉशिंगटन रवाना होने से पहले नेतन्याहू ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी बातचीत का सबसे अहम मुद्दा ईरान होगा। उनका कहना है कि बैठक में इजरायल की सुरक्षा और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा होगी। ईरान ने अमेरिका से बातचीत की खबरों को खारिज किया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि ईरान की ओर से बातचीत की पहल करने के दावे गलत हैं। हॉर्मुज और बाब अल मंदेब बंद हुए तो बढ़ेगी महंगाई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर दोनों अहम समुद्री रास्ते बंद हुए तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, माल ढुलाई महंगी होगी और वैश्विक सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा। अमेरिका ईरान तनाव घटते ही सस्ता हुआ कच्चा तेल। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष थमने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। हालांकि बाजार को अब भी तनाव दोबारा बढ़ने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7। यूक्रेन में व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन के राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत की कार्रवाई जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय नागरिक की मौत पर यूक्रेन के राजदूत तलब। MV OMO RFI पर हमले को लेकर भारत का कड़ा विरोध। निर्दोष नाविकों की जान खतरे में डालना अस्वीकार्य। 4 भारतीय क्रू में 2 सुरक्षित, 2 का इंतजार। काला सागर में लगातार हमलों से बढ़ी चिंता। समुद्री सुरक्षा पर भारत ने जताई गंभीर चिंता। व्यापारिक जहाज MV ओमोर्फी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत के बाद भारत ने यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर अलेक्सांद्र पॉलिशचुक को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमले पूरी तरह अस्वीकार्य है। भारत ने स्पष्ट किया कि निर्दोष नाविकों की जान खतरे में डालना किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले समुद्री सुरक्षा, नौवाहन की आजादी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते हैं। जहाज पर सवार 4 भारतीयों में से 2 सुरक्षित हैं, जबकि 2 अन्य के बारे में जानकारी का इंतजार है। इससे पहले 19 जुलाई को भी काला सागर में एक व्यापारिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी, जिसके बाद भी भारत ने अपनी कड़ी नाराजगी जताई थी। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7। सऊदी अरब और यमन के हुती विद्रोही दोनों ने एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। हुती विद्रोहियों ने जीजान औद्योगिक शहर के एक अहम केंद्र और दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको से जुड़े तेल प्रतिष्ठान को भी निशाना बनाया। यमन के हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इसके बाद सऊदी ने 2 शहरों जीजान और यानबू पर खतरा मंडरा रहा है। देखिए रिपोर्ट में। सिविल डिफेंस ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट अपडेट की गई। 3 पोस्ट के जरिए पहले खतरे को लेकर सतर्क किया गया, फिर कुछ सामान्य होने की सूचना दी गई। हालिया पोस्ट में यानूब को लेकर सचेत किया गया। ये बंदरगाह शहर व्यावसायिक दृष्टि से काफी अहम है। यानबू पश्चिम सऊदी अरब के मदीना प्रांत में लाल सागर तट पर स्थित एक औद्योगिक शहर है।
लाल सागर पर जिद्दा के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। बेहद खूबसूरत द्वीप पर्यटन का मुख्य केंद्र है। स्कूबा डाइविंग, कोरल रीफ्स और समुद्री गतिविधियों के लिए काफी पसंद किया जाता है। यही कारण है कि यमन से बढ़ती तल्खी के बीच इस क्षेत्र को लेकर सऊदी काफी फिक्रमंद है। ये चेतावनी ऐसे समय में जारी की गई जब सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोही दोनों ने एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। हूती विद्रोहियों ने जिजान औद्योगिक शहर के अहम केंद्र और दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको से जुड़े तेल प्रतिष्ठान को भी निशाना बनाया। हमलों के बाद कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन के हुतेदाह में हूती विद्रोहियों के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। दरअसल इससे पहले लाल सागर में सऊदी से जुड़े जहाजों को हूती विद्रोहियों ने निशाना बनाया था। सऊदी अरब के 2 टैंकरों पर हमला किया गया, जिसके जवाब में ये हमले किए गए। सिविल डिफेंस ने राष्ट्रीय आपातकालीन प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के तहत नागरिकों और प्रवासियों के लिए सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश भी जारी किए। विभाग ने कहा, यदि किसी के मोबाइल पर चेतावनी संदेश प्राप्त हो तो वो शांत रहे और अधिकारियों के निर्देशों का पालन करे। लोगों को तुरंत किसी सुरक्षित भवन के अंदर या खिड़कियों से दूर स्थित कमरे में जाने और आधिकारिक रूप से खतरा समाप्त होने तक वहीं रहने की सलाह दी गई है। विभाग ने लोगों से केवल सरकारी और आधिकारिक माध्यमों से जारी सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंटरनेशनल डेस्क।